हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज की जो क्लास है अपनी वो नया बिल्कुल टॉपिक है। वो नया टॉपिक शुरू करेंगे। अपने नया जो टॉपिक है वो सर्किट थ्योरी है। सर्किट थ्योरी के अंदर जितने भी सर्किट आएंगे सारे सर्किट अपने पढ़ देंगे, ठीक है। पहले मैं आपको बता देता हूँ टॉपिक जो है वो आपका कहाँ कहाँ यूज होने वाला है और कौन कौन से सेक्टर में आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। टॉपिक जो है आपका वो रहेगा सर्किट थ्योरी। सर्किट थ्योरी थ्योरी और ये जो टॉपिक है आपका सर्किट थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट है एसएससी जेई या फिर राजस्थान जेई। जेई इनका मतलब होता है जूनियर इंजीनियर या फिर यूपीपीसीएल टीजीटी2 के लिए। इन सभी एग्जाम में या इलेक्ट्रिकल का कोई भी एग्जाम जो है उसमें आप इस टॉपिक जो है इसके बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं या इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न मैं ये कह सकता हूं कि पूछे जाते हैं, ठीक है। टॉपिक में अपने को पढ़ना क्या है, अपने एक बार देख लेते हैं स्टार्टिंग से। इसमें पढ़ना क्या आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको पढ़ना है सर्किट। सर्किट क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं परिपथ। परिपथ क्या है। सेकंड आपको पढ़ना है परिपथ के एलिमेंट, सर्किट एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब होता है परिपथ के अंदर जो उपयोग होने वाले अवयव हैं, परिपथ अवयव। अवयव। फिर आपको पढ़ना है टाइप ऑफ सर्किट। टाइप ऑफ सर्किट, सर्किट परिपथ के प्रकार। और उसके बाद है मेथड ऑफ सॉल्यूशन। मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सर्किट, यानी कि एक परिपथ को हल करने के कितने मेथड होते हैं वो सारे अपने पास हैं। ये चार जो आपको स्टेप दिख रहे हैं, इन चार स्टेप में अपने सर्किट थ्योरी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सर्किट थ्योरी के अंदर अपने नॉर्मली जो आपके पास रेजोनेंट सर्किट है या नॉन रेजोनेंट सर्किट है या जो डीसी सर्किट है, उन सभी को कंप्लीटली जो है वो नियमों के साथ में और पूरी जो है वो मेहनत के साथ में करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आज बात करता हूं सर्किट क्या होता है, ठीक है। यानी कि आपका जो पहला टॉपिक रहेगा आज वो है सर्किट, यानी सर्किट क्या होता है। उसके बाद अपने पढ़ेंगे सर्किट के अवयव कौन कौन से होते हैं, ठीक है। फिर अपने पढ़ेंगे टाइप ऑफ सर्किट। देखो सर्किट क्या होता है, नॉर्मल भाषा में अगर मैं बोलूं सर्किट क्या होगा, जैसे कि आपने मान लो ये एक आपके पास में कोई लोड है, ठीक है। और इस लोड में आपने यहां पर एक स्विच जो है वो कनेक्ट कर दिया है और स्विच के साथ में आपने एक सोर्स लगा दिया है, ठीक है। तो अपने ये कह सकते हैं कि जैसे ही आप लोग यहां सोर्स या वोल्टेज सोर्स आरोप लगाते हो तो सर्किट ओपन होने पर या क्लोज होने पर, सर्किट को जैसे ही आपने क्लोज किया, स्विच को जो आपने क्लोज किया, तो जो आपका लैंप है वो ग्लो होना शुरू कर देता है। इसको अपने बोलते हैं एक सर्किट, ठीक है। सर्किट क्या होता है, क्लोज लूप ऑफ अ करंट। तो अपने स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का जो पहला टॉपिक अपना रहेगा इनमें से वो है सर्किट। सर्किट क्या होता है, अगर सिंपल डेफिनेशन की अपने बात करें तो सर्किट होता है क्लोज लूप ऑफ करंट, यानी धारा का जो बंद मार्ग है उसको अपने क्या कहते हैं, सर्किट कहते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते हैं। तो मैं कह सकता हूं क्लोज लूप ऑफ ए करंट या क्लोज पाथ ऑफ ए करंट। करंट इज, सर्किट जो है आपके सामने वो क्या हो गया, धारा का बंद मार्ग। धारा का बंद मार्ग परिपथ कहलाता है। धारा का जो बंद मार्ग है उसको अपने क्या कहते हैं, सर्किट कहते हैं। और एक सर्किट में आपके सामने कौन कौन से अवयव की आवश्यकता होती है, सर्किट बनता कैसे है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्किट के लिए आपको चाहिए एक कंडक्टर, फिर आपको चाहिए एक वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स, और एक आपको चाहिए कंट्रोलिंग डिवाइस। कंट्रोलिंग डिवाइस, देखो कंडक्टर के रूप में आप किसी भी रेजिस्टेंस को ले सकते हो जो धारा का मार्ग जो है या धारा को प्रवाहित करने में सहायक होगा। वोल्टेज सोर्स के रूप में आप वोल्टेज जनरेटर ले सकते हो या आप
जो है वो किसी भी प्रकार का बैटरी सेल ले सकते हो, कंट्रोलिंग स्विच के रूप में स्विच का यूज किया जाता है। ठीक है, अगर मैं एक सिंपल सर्किट बनाना चाहूं तो इस प्रकार से बना सकता हूं। सपोज करो आपके सामने ये एक लैंप है और इस लैंप के साथ मैंने इस प्रकार से एक स्विच कनेक्ट कर दिया है, एस स्विच कनेक्ट किया है, और इस स्विच को मैंने इस प्रकार से एक वोल्टेज सोर्स के साथ जोड़ा हुआ है, प्लस माइनस वोल्टेज सोर्स है, इसको मैं बी बैटरी से शो कर देता हूं। ये लैंप एल है और ये स्विच एस है। ठीक है, अभी क्या मैं इसको एक सर्किट बोल सकता हूं, लेकिन सर्किट कंप्लीट कब होगा, जब यहां से ये स्विच ऑफ हो जाएगा और करंट फ्लो करनी शुरू कर देगी, तो इसको अपने बोलते हैं सर्किट। ठीक है, ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गई सर्किट की कि सर्किट क्या होता है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं कि सर्किट के अवयव कौन कौन से हैं, एलिमेंट कौन कौन से यूज होते हैं। नॉर्मली तो ये 3 एलिमेंट है। अब ये जो कंडक्टर है जो है यूज होने वाला, ये कितने टाइप के एलिमेंट हो सकते हैं वो बात करते हैं अपने। तो सेकंड जो आपका सर्किट थ्योरी के अंदर, सर्किट थ्योरी में जो सर्किट पढ़ रहे हैं उसमें सेकंड टॉपिक जो आपका है वो है सर्किट एलिमेंट। और सर्किट एलिमेंट की अगर अपने बात करें तो इसको हिंदी में बोला जाता है परिपथ अवयव इनको हिंदी में बोला जाता है। कितने प्रकार के होते हैं मैं यहां पर नोट कर देता हूं, आपको उसी टाइप से जो है वो ध्यान पूर्वक इन सभी को पढ़ना है। 1 नंबर सर्किट एलिमेंट आपके सामने है जिसको बोला जाता है लीनियर एलिमेंट, या इसको बोलते हैं रैखिक तत्व, परिपथ तत्व, रेखीय अवयव भी बोल सकते हो आप लोग। दूसरे होते हैं नॉन लीनियर एलिमेंट, जिनको बोलते हैं अरैखिक तत्व या अवयव। तीसरे आपके सामने होते हैं जिनको बोलते हैं एक्टिव एलिमेंट, जिनको हिंदी में बोलते हैं सक्रिय अवयव या तत्व। चौथा आपके सामने है जिनको बोलेंगे पैसिव एलिमेंट या अक्रिय, या इसी को बोलते हैं निष्क्रिय तत्व। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपके सामने होते हैं 5 नंबर जिनको बोलते हैं यूनिलेटरल या यूनिडायरेक्शनल, हिंदी में बोलते हैं एक दिशीय। 6 नंबर आते हैं बाइलेटरल या बाइडायरेक्शनल, द्विदिशीय। फिर नेक्स्ट आपके सामने आते हैं यूनिपोलर, इनको बोलते हैं एक ध्रुवीय। और फिर आते हैं 8 नंबर पे बाइपोलर, इनको बोलते हैं द्विध्रुवीय यानी बाइपोलर एलिमेंट। ठीक है, ये 8 प्रकार के सर्किट एलिमेंट आपके सामने हैं। लीनियर एलिमेंट, नॉन लीनियर एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट, यूनिडायरेक्शनल या यूनिलेटरल, बाइलेटरल या बाइडायरेक्शनल, यूनिपोलर और बाइपोलर। ठीक है, पहले मैं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता देता हूं आपको और फिर इनको डिटेल से अपने पढ़ देंगे। ठीक है, लीनियर एलिमेंट वो होते हैं, लीनियर एलिमेंट जो है सर्किट के अंदर वो होते हैं जिनके अंदर कोई भी एक्साइटेशन जो है उनके रिस्पांस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी अगर आप उसको वोल्टेज सोर्स दो या वोल्टेज दो तो आउटपुट के अंदर जो आपको जो भी चीज मिले वो बिल्कुल वोल्टेज के साथ में क्या हो, एकदम से समानुपाती हो या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। ठीक है,
नॉन लीनियर वो है जिनमें रिस्पॉन्स जो होता है वो एक्साइटेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न होकर एंटी प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, वो नॉन लीनियर एलिमेंट होते हैं, अरैखिक तत्व होते हैं। एक्टिव एलिमेंट कौन से होते हैं? एक्टिव एलिमेंट वो होते हैं जो किसी भी सर्किट को एनर्जी जो है वो प्रदान करते हैं या एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं किसी सर्किट को धारा या वोल्टेज के रूप में, उनको एक्टिव एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। और पैसिव एलिमेंट वो होते हैं जो किसी भी सर्किट को एनर्जी मतलब प्रदान नहीं कराते, प्रोड्यूस नहीं कराते, जबकि जो है एनर्जी डिस्पैच करते हैं, ऊर्जा की खपत करते हैं, वो पैसिव एलिमेंट। यूनिडायरेक्शनल वे एलिमेंट होते हैं जिनमें अगर धारा की दिशा बदल दी जाए, करंट फ्लो की डायरेक्शन बदल दी जाए तो उनकी प्रॉपर्टी भी बदल जाए, तो वो जो है वो आपके सामने होंगे यूनिडायरेक्शनल। अगर प्रॉपर्टी बदल जाए तो वो यूनिडायरेक्शनल है और प्रॉपर्टी नहीं बदले तो वो कौन से होंगे? बाई डायरेक्शनल। या सिंपल भाषा में अपने कह सकते हैं वे जो अवयव जिनमें धारा का प्रवाह दोनों दिशा में होता है वो बाई डायरेक्शनल, और जिनमें एक दिशा में हो वो क्या होगा? यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। यूनिपोलर और बाइपोलर। पोलर डिवाइसेस जो है इनको समझने के लिए आपको थोड़ा सा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने आपको बताया था, याद हो तो, कि सेमीकंडक्टर डिवाइस जो होते हैं उनमें करंट का फ्लो जो होता है, धारा का जो प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन्स या होल्स के कारण होता है, ठीक है। तो अगर यूनिपोलर डिवाइस वे होंगे जिनके अंदर करंट का फ्लो केवल वन या एक ही प्रकार के चार्ज कैरीज से हो, यानी या तो इलेक्ट्रॉनों से हो या होल्स से हो, एक ही प्रकार के चार्ज कैरीज अगर धारा का प्रवाह करें तो वो यूनिपोलर डिवाइसेस होंगे, और अगर दोनों चार्ज कैरीज धारा का प्रवाह करें तो वो बाइपोलर डिवाइसेस होंगे। दोनों मतलब हो गया कि या तो आपके सामने जो है वो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों जो है वो गति करें किसी कंडक्टर में, तो वो बाइपोलर डिवाइसेस होंगे, ठीक है। ये तो एक सिंपल सी बात हो गई सारे एलिमेंट की, ठीक है। अब थोड़ा इनको डिटेल से पढ़ते हैं कि ये एलिमेंट क्या होते हैं अपने। सबसे पहले मैं बात करता हूं लीनियर और नॉन लीनियर की, ठीक है, यानी लीनियर कौन से होते हैं और नॉन लीनियर कौन से होते हैं। दोनों अपने कंपैरिजन से पढ़ते हैं ताकि आपको कंपैरिजन करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। कंपेयर करते हैं लीनियर और नॉन लीनियर को, ठीक है। एक तरफ मैं लिख देता हूं लीनियर और दूसरी तरफ मैं लिख देता हूं नॉन लीनियर। अरैखिक तत्व, ठीक है, ये सर्किट के तत्व हो गया आपके पास, ठीक है। जिसमें मैंने आपको बोला लीनियर एलिमेंट वे होते हैं जिनमें एक्साइटेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेस्पॉन्स, एक्साइटेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिस्पॉन्स। अगर आप इसको समझना चाहो तो इस तरीके से समझ सकते हो कि आपके सामने सपोज करो ये एक वोल्टेज सोर्स है V, और इस वोल्टेज सोर्स के साथ में आपने एक रेजिस्टेंस जोड़ा है R, ठीक है, आपने एक रेजिस्टेंस R जोड़ा है, ठीक है। जब आप इस वोल्टेज सोर्स को या इस वोल्टेज सोर्स के अंदर, मैं आपको ये कहता हूं ये वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, जैसे जैसे आप इस वोल्टेज सोर्स के द्वारा वोल्टेज को सेंस करोगे इसके अंदर फ्लो करने वाली करंट जो है वो उसी रेशियो में चेंज होगी जिस रेशियो में आपका वोल्टेज चेंज होगा, ठीक है। यानी अपने ओम्स लॉ की बात कर सकते हैं। ओम्स लॉ के अंदर आप सभी ने देखा हुआ है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो वोल्टेज है या विभवांतर जो है उस कंडक्टर की धारा के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो लीनियर एलिमेंट वो होते हैं जिनके अंदर एक्साइटेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिस्पॉन्स के, और ये कह सकते हैं कि वो डिवाइसेस जो ओम के नियम का पालन करते हैं उनको अपने क्या कह सकते हैं? लीनियर एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। इनमें क्या होगा? जो एक्साइटेशन है, एक्साइटेशन इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल या एंटी प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हैं, एंटी प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं, सॉरी, प्रोपोर्शनल टू रेस्पॉन्स, ये अपने बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों में। फिर अगर नेक्स्ट पॉइंट की अपने बात करें तो ये कह सकते हैं कि लीनियर एलिमेंट जो होते हैं, लीनियर एलिमेंट जो होते हैं वो ओम्स लॉ का पालन करते हैं, जबकि ये जो एलिमेंट होते हैं नॉन लीनियर ये ओम्स लॉ का पालन नहीं करते, ओम्स लॉ का पालन नहीं करते। क्यों? आप सभी को पता है, क्योंकि अगर वोल्टेज और धारा के अंदर समानुपाती का साइन होगा तभी आप लोग जो है कह सकते हैं कि
ओम का नियम वहां लागू होगा, अन्यथा ओम का नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं इन एलिमेंट में वी आई ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है, सरल रेखा प्राप्त होगा। यानी अगर इन एलिमेंट का आप ग्राफ बनाओगे तो वो आपको यूं इस प्रकार से एक बिल्कुल सीधी रेखा में ग्राफ प्राप्त होगा। ये v होता है और ये i होता है। ठीक है, यानी इसको लीनियर ग्राफ अपने कह सकते हैं। लीनियर ग्राफ अगर आपको मिले तो वो एलिमेंट कौन से होंगे, लीनियर एलिमेंट होंगे। और इनके अंदर जो आपको ग्राफ मिलेगा, इनका जो ग्राफ है, इनका ग्राफ नॉन लीनियर या फिर स्फेरिकल हो सकता है। ठीक है, मतलब लीनियर नहीं होगा, नॉन लीनियर हो सकता है। कुछ इस टाइप से भी इनका ग्राफ आपको मिल सकता है, कुछ आपको इसका ग्राफ जो है वो इस टाइप से भी मिल सकता है। मतलब लीनियर ग्राफ आपको नहीं मिलेगा जो आपके नॉन लीनियर एलिमेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर अपने बात करें, एग्जाम्पल अगर अपने देखें कि लीनियर के एग्जाम्पल कौन से होते हैं और नॉन लीनियर के एग्जाम्पल कौन से होते हैं, तो लीनियर के एग्जाम्पल 3 ही होते हैं, रेजिस्टेंस या इंडक्टर या कैपेसिटर। ठीक है, लीनियर एलिमेंट के एग्जांपल 3 ही होंगे, रेजिस्टेंस या रजिस्टर या इंडक्टर या कैपेसिटर, धारा या प्रतिरोध या प्रेरक या संधारित्र। ठीक है, और अगर अपने नॉन लीनियर एलिमेंट के एग्जांपल की बात करें तो यहां पर आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक्स एलिमेंट या डिवाइसेस जो है वो सारे जो हैं वो किसके अंदर आते हैं, नॉन लीनियर। लाइक एज डायोड भी हो सकते हैं, ट्रांजिस्टर भी हो सकते हैं, या थायरिस्टर भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब जितने भी डायोड है, ट्रांजिस्टर है, थायरिस्टर है, मॉसफेट है, आईजीबीटी है, ये सारे जो है वो नॉन लीनियर एलिमेंट होते हैं। और रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर जो है वो लीनियर एलिमेंट होते हैं। ठीक है, लीनियर क्यों होते हैं मैं आपको बता देता हूं। अभी मैंने आपको बताया है, देखो अगर आप लोग रेजिस्टेंस की बात करेंगे, ठीक है, अगर आप लोग रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो R जो है वो डायरेक्टली, या अपने से कह सकते हैं एक रेजिस्टेंस के अंदर अगर बात करें, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। ठीक है, और इंडक्टर के अंदर अगर अपने बात करें तो आपका जो फाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। और अगर कैपेसिटर की बात करें तो आपका जो Q होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के। ठीक है, तो अपने क्या देख रहे हैं कि वोल्टेज यानी कि एक प्रकार का एक्साइटेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिस्पांस के। यहां पर भी एक्साइटेशन जो है वो रिस्पांस के, और यहां पर भी जो एक्साइटेशन है वो रिस्पांस के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर इन सभी के बीच में अपने एक ग्राफ बनाना चाहें तो आपको जो ग्राफ मिलेगा वो हमेशा या हर सूरत में आपको ग्राफ जो है वो एक सरल रेखा ही मिलेगा। चाहे आप तीनों के बीच में इस ग्राफ की स्टडी कर सकते हो, ये V और I में हो जाएगा, ये फाई और I में हो जाएगा, ये Q और V में हो जाएगा, V और Q में ये ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो आपको लीनियर ग्राफ यहां मिलता है। सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, थोड़ा बीच में एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। ठीक है, तो मैं कंटिन्यू करता हूं क्लास को। R के लिए, अगर रेजिस्टेंस के लिए अगर आप बात करोगे तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के, और इंडक्टर के लिए बात करोगे तो जो फाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के, और कैपेसिटर के लिए बात करोगे तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V के। और जब आप इन तीनों के बीच में एक ग्राफ खींचते हैं तो आपको जो ग्राफ मिलता है वो कैसा मिलता है, एक लीनियर जो है वो ग्राफ बनेगा आप लोगों को। ठीक है, अगर आपने नॉन लीनियरिटी की बात करें, अरैखिक तत्व की बात करें, तो आप देखेंगे कि एक डायोड में, मैं एक डायोड की बात करता हूं, डायोड में सिंपली आप सभी ने देखा होगा, डायोड जो होता है ये V और I, नॉर्मल कंडीशन में डायोड करंट फ्लो नहीं करता है, लेकिन कुछ वोल्टेज के बाद में डायोड में धीरे धीरे इस प्रकार से करंट फ्लो करना शुरू करता है। तो क्या ये एक लीनियर ग्राफ मिल रहा है आपको? तो ये लीनियर ग्राफ नहीं है, इसलिए अपने इसको बोलते हैं नॉन लीनियर एलिमेंट या अरैखिक तत्व जो है। ठीक है, तो आई होप आपको लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट दोनों ही समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब अपने बात करते हैं अगले तत्व जो है, अगले जो दो हैं। ठीक है, कंपैरिजन से समझने से बहुत अच्छा समझ आएगा आप लोगों को, इसलिए मैं कंपैरिजन करवा रहा हूं
सभी के बीच में। अगले जो आपके पास है वो है एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट। 2 नंबर जो है वो है एक्टिव एलिमेंट, या इसी को बोलते हैं सक्रिय तत्व, और दूसरे हैं आपके सामने पैसिव एलिमेंट या अक्रिय या निष्क्रिय तत्व। ये आपके सामने है एक्टिव और पैसिव एलिमेंट। ठीक है, एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं और पैसिव एलिमेंट क्या होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है इनका अंतर। पहली अगर लाइन की बात करें, जो सर्किट को एनर्जी, वोल्टेज और करंट के रूप में देते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, यानी मैं कहता हूं वे एलिमेंट जो सर्किट को एनर्जी देते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अपने सारे एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। और पैसिव एलिमेंट क्या होते हैं, पैसिव एलिमेंट वे होते हैं जो ओनली एनर्जी डिस्पैच करते हैं डिस्पैच या खपत करते हैं सर्किट को प्रदान नहीं करते, उनको क्या कहते हैं, पैसिव एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया होगा कि सर आप बोल रहे हो कि एक्टिव एलिमेंट सर्किट को एनर्जी देते हैं और पैसिव एलिमेंट नहीं देते। ठीक है, एग्जांपल की अगर मैं बात करूं फिर आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल की अगर बात करूं मैं, तो एक्टिव एलिमेंट के एग्जांपल होते हैं वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स या जनरेटर्स, आपने देखा होगा, या सेल और बैटरी। ठीक है, ये सारे एक्टिव एलिमेंट के आपके जो है वो है क्या चीजें हैं, सारे जो है वो एक्टिव एलिमेंट के एग्जांपल है। डायोड, ट्रांजिस्टर, एफईटी, मॉसफेट, एससीआर या जेएफईटी, एफईटी को सॉरी जेएफईटी बोलते हैं। ये सारे जो एग्जांपल है ये एक्टिव एलिमेंट के होते हैं। ठीक है, एक्टिव एलिमेंट। अब देखो यहां पर मैं एग्जांपल लिखता हूं पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट है रेजिस्टेंस, इंडक्टर, या कैपेसिटर। रेजिस्टेंस, इंडक्टर या कैपेसिटर। अब आप लोग बोलोगे कि सर इंडक्टर और कैपेसिटर भी तो वोल्टेज बनाते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इंडक्टर जो होते हैं वो वोल्टेज को क्या करते हैं, एसी वोल्टेज को स्टोरेज करते हैं, और कैपेसिटर जो होते हैं वो डीसी वोल्टेज को स्टोरेज करते हैं। पढ़ा तो हुआ ना आपने ये। ठीक है, तो आप ये कहोगे कि सर ये सर्किट को भी तो देते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता, या आप ऐसा मान नहीं सकते। ठीक है, क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर जो होते हैं वो किसी भी सर्किट को कुछ क्षण के लिए, इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए ही एनर्जी दे पाते हैं, कंटिन्यूस जो एनर्जी है वो नहीं दे पाते, इसलिए जो है ये पैसिव एलिमेंट होते हैं। तो अपने ये भी कह सकते हैं जो सर्किट या जो एलिमेंट सर्किट को कंटिन्यूसली एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी प्रदान करते हैं, वो एलिमेंट एक्टिव एलिमेंट होंगे, और जो नहीं करते वो क्या होंगे, पैसिव एलिमेंट। ठीक है, एक्टिव एलिमेंट के एग्जांपल मैंने यहां लिख दिए हैं और पैसिव एलिमेंट के एग्जांपल भी मैंने यहां लिख दिए हैं। ठीक है, वोल्टेज सोर्स कौन से होते हैं, वोल्टेज सोर्स वो होते हैं जो सर्किट को वोल्टेज प्रदान करते हैं, और करंट सोर्स वो होते हैं जो वोल्टेज सर्किट को करंट प्रदान करते हैं। ठीक है, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स या कोई भी जो एनर्जी सोर्सेस होते हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं आपके सामने। यहां मैं छोटा सा एक चीज बता देता हूं आपको, एनर्जी सोर्सेस के बारे में बता देता हूं। एनर्जी सोर्स, ठीक है, ऊर्जा स्रोत। इलेक्ट्रिकल में ऊर्जा स्रोत 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं डिपेंडेंट और दूसरे होते हैं इंडिपेंडेंट।
इंडिपेंडेंट, इनको बोलते हैं आश्रित और इनको बोलते हैं निराश्रित। निराश्रित, आश्रित और निराश्रित, ठीक है। इनका अगर आप सर्किट देखोगे या इनका जो आप देखोगे इस प्रकार से इनका सिंबल होता है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये वोल्टेज सोर्स है। और करंट सोर्स की अगर आप बात करोगे तो इसका सिंबल जो है वो इस टाइप से होता है, ठीक है। ये जो है ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होते हैं। और इंडिपेंडेंट की अगर अपने बात करें तो इंडिपेंडेंट का जो आपको सिंबल मिलेगा वो इस टाइप से मिलेगा, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। और इस प्रकार से ये आपके पास करंट सोर्स हो जाएगा। तो ये वोल्टेज सोर्स है और ये करंट सोर्स है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि जो एनर्जी सोर्स अच्छा, तो एलिमेंट आपके अंदर आपके दो एलिमेंट कंप्लीट हो गए। दो एलिमेंट कौन कौन से कंप्लीट हो गए आपके? यहां पर एक्टिव और एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट जो है वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद में अपने आगे देखो, नेक्स्ट आगे एलिमेंट की बात करते हैं। आगे जो नेक्स्ट एलिमेंट है आपके सामने 3 नंबर जो जोड़ा है ये बोल सकते हैं अपने। सबसे पहले है यूनिलिटरल या एक दिशीय, एक दिशीय। दूसरा है बाइलिटरल या द्विदिशीय। यूनिलिटरल और बाइलिटरल क्या होते हैं? देखो, यूनिलिटरल अपने पास वो होंगे, देखो यूनिलिटरल और बाइलिटरल कौन से होते हैं अपने पास में, ठीक है। दो एलिमेंट आगे वाले हैं। यूनिलिटरल वो होंगे अपने पास में जिनमें धारा की दिशा बदलने से इनकी प्रॉपर्टी बदल जाए या सिंपल भाषा में अपने कह सकते हैं जो एक ही दिशा में धारा का प्रवाह करते हैं, या ये कह सकते हैं जो एक ही दिशा में धारा का प्रवाह करते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? यूनिलिटरल या एक दिशीय डिवाइसेस कहलाते हैं या एलिमेंट कहलाते हैं। बाइलिटरल वो होते हैं जिनमें धारा की दिशा बदलने से प्रॉपर्टी नहीं बदलती, या ये कह सकते हैं जिनमें धारा का प्रवाह है दोनों दिशाओं में होता है, दोनों दिशाओं में हो, वो क्या कहलाते हैं? अपने सारे बाइलिटरल एलिमेंट कहलाते हैं। यूनिलिटरल की बात करते हैं। देखो, यूनिलिटरल और बाइलिटरल की पहचान कैसे होती है? तो पहचान की अगर बात करें अपने, तो आप सभी को मैं एक सिंपल सी चीज बताता हूं। मैं आपको सबसे पहले यूनिडायरेक्शनल की बात बताता हूं। आप लोगों ने एक डायोड देखा होगा, सभी ने डायोड के बारे में पता भी होगा। ये डायोड का पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट है। डायोड को अगर किसी सेल और बैटरी के यहां इस प्रकार जोड़ दिया जाए, यानी पॉजिटिव पार्ट को पॉजिटिव से और नेगेटिव पार्ट को नेगेटिव से जोड़ दिया जाए, तब तो डायोड में इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। अगर मैं डायोड में करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दूं, रिवर्स करने का मतलब यह हो गया कि बैटरी की टर्मिनल चेंज कर दूं, प्लस के साथ माइनस और माइनस के साथ प्लस जोड़ दूं, तो अगर आप ये बोलोगे कि उल्टा डायोड जुड़ जाए तो क्या इस दिशा में धारा का प्रवाह होगा? तो नहीं होगा, ठीक है। डायोड केवल फॉरवर्ड बायस में धारा का प्रवाह करता है, रिवर्स बायस में नहीं करता, ये बात सभी को पता है। तो इसलिए डायोड जो है वो एक प्रकार का कैसा डिवाइस हो गया? यूनिलिटरल डिवाइस हो गया या यूनिडायरेक्शनल एक दिशीय डिवाइस हो गया, ठीक है। और अगर अपने बाइलिटरल की बात करें तो बाइलिटरल में आपने एक रेजिस्टेंस देखा होगा। रेजिस्टेंस
में आप चाहे करंट इधर से फ्लो करो, चाहे रेजिस्टेंस में करंट इधर से फ्लो करो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता रेजिस्टेंस पर। रेजिस्टेंस में धारा की दिशा बदलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसके एग्जांपल देखो क्या हो जाते हैं आपके सामने। यूनिलिटरल जो है उसके एग्जांपल हो जाते हैं डायोड, या फिर ट्रांजिस्टर, SCR, SCS, SUS, FET, MOSFET, उसके बाद में है GTO, और इसके अलावा हो सकता है IGBT या IGBT भी बोलते हैं इसको। ये सारे जो एग्जांपल हैं ये यूनिलिटरल डिवाइसेस हैं। और बायलिटरल कौन कौन से होते हैं? बायलिटरल में रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, सिर्फ एक कैपेसिटर को छोड़कर। कौन से कैपेसिटर को? इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर को छोड़कर बाकी सब बायलिटरल होते हैं। और एग्जांपल अगर यहां लिखना चाहें तो अपने लिख सकते हैं डायक या ट्रायक। डायक और ट्रायक का नाम आप सभी ने सुना होगा। डायक और ट्रायक जो होते हैं ये दोनों ही जो है ये बायलिटरल होते हैं, दोनों दिशाओं में काम करते हैं, ठीक है। ये चीजें आप सभी ने पढ़ी होगी, ठीक है। तो ये आपके सामने हो गए यूनिलिटरल और बायलिटरल, ठीक है। अब अपने लास्ट बात करते हैं यूनिपोलर और बायपोलर, यानी एक ध्रुवीय और द्विध्रुवीय। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन चीजों का ताकि आपको ये फ्यूचर में याद रहे, ठीक है। और अगर आपको इससे संबंधित नोट्स चाहिए तो सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो ए क्लास स्टडी के डिस्क्रिप्शन में आपको ए क्लास स्टडी का जो टेलीग्राम है उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसके PDF नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट आपके सामने रहता है, लास्ट स्टेप जो है वो है आपके सामने यूनिपोलर और बाइपोलर। यूनिपोलर वो होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह है ओनली एक ही प्रकार के चार्ज कैरिज से हो, यानी या तो इलेक्ट्रॉनों के कारण या तो होल्स के कारण। होल्स को क्वार्टर भी बोलते हैं। यूनिपोलर वो होते हैं जिनके अंदर धारा का प्रवाह या तो इलेक्ट्रॉनों के कारण हो या होल्स के कारण हो, वो यूनिपोलर है। और बाइपोलर वो होते हैं जिनमें धारा इलेक्ट्रॉन व होल्स दोनों के कारण प्रवाहित हो, दोनों के कारण प्रवाहित हो, वो आपके पास बाइपोलर कहलाते हैं। बाइपोलर कौन कौन से होंगे? डायोड बाइपोलर होता है, ट्रांजिस्टर बाइपोलर होता है, आपने देखा होगा NPN और PNP, ठीक है। उसके बाद में अगर अपने बात करें SCR भी बाइपोलर होता है, UJT भी बाइपोलर होता है, और BJT भी जो है वो क्या होता है? बाइपोलर होता है, ठीक है। यूनिपोलर की बात करें तो यूनिपोलर होते हैं FET, जिसमें दो टाइप होते हैं, N चैनल और दूसरा होता है P चैनल। अगर और दूसरी बात करें अपने तो MOSFET, ये भी दो टाइप का होता है, N चैनल और P चैनल। ये सारे यूनिपोलर डिवाइसेस हैं या एक ध्रुवीय युक्तियां होती हैं जो सिर्फ एक ही प्रकार के जो अवयव होते हैं या एक ही प्रकार के जो चार्ज कैरियर होते हैं उनके कारण धारा का प्रवाह करते हैं, ठीक है। तो ये जो आपने आज पढ़े ये सारे सर्किट और सर्किट एलिमेंट थे। कल अपने बात करेंगे सर्किट के अंदर कौन कौन से टाइप के सर्किट हैं, कितने टाइप के सर्किट होते हैं। फिर आप लोग जो है वो सर्किट के जितने भी नियम है सर्किट को सॉल्व करने के लिए वो सारे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास जो है वो अपनी यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास जो है वो कल करेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।